एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है ये बताइए। मैंने बोला था आपको हीट एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं यहां लिखूं कि डेल्टा क्यू, इनफैक्ट सुनो जो फर्स्ट लॉ में लिखते हैं ना बेटा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इनफैक्ट ये क्यू क्या है, क्यू इज द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। क्यू हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम है, मतलब ये हीट एनर्जी का चेंज ही तो है बेटा, जिसको मैं जीरो लिखूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। मैं लिख सकता हूं क्या इसको? सुनिए बेटा लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो हमने एक कंटेनर लिया था, उसका इंटरनल एनर्जी निकाला था कि E1 है, लेट किया था। फिर हमने उसको Q एनर्जी दी थी, W वर्क डन किया था। याद आ रहा है कुछ? तो Q इज द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। Q हमने सिस्टम को एनर्जी दिया था, तो वही तो हीट एनर्जी का चेंज होगा। तो ये जो मैं Q लिख रहा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द हीट एनर्जी चेंज? नहीं, ये Q जो है वो हीट एनर्जी का चेंज ही तो है। तो आप बताइए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा Q जीरो होता है क्या? तो डेल्टा Q जीरो होगा। और मैंने ये भी पॉइंट आपको लिखवाया था कि P, V एंड T मे बी चेंज, ऑल आर चेंज, ऑल मे बी या ऑल आर चेंज लिख सकते हैं, क्योंकि एक भी प्रोसेस अगर इसमें अनचेंज्ड रहा तो मैं उसी की बात करूंगा। अगर मान लो प्रेशर अनचेंज रहा तो प्रेशर की बात करूंगा, बोलूंगा मैं उसको आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम अनचेंज रहा तो मैं बोलूंगा उसको आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर टेम्परेचर अनचेंज रहा तो मैं बोलूंगा उसको आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो होगा जिसमें तीनों के तीनों कंटेंट को बदलना पड़ेगा। पीवीटी तीनों का तीनों पार्ट जो है वो चेंज हो चुका होगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। क्लियर? ठीक। तो यहां जो Q है बेटा, ये Q ही तो हीट एनर्जी का चेंज है, नहीं है? सिस्टम में कुछ हीट एनर्जी थी, हमने Q एनर्जी दी, तो Q दी तो उसके बाद जो एनर्जी हुआ तो Q तो चेंज आया ना। मान लो पहले एनर्जी थी 20, मैंने Q दे दी उसको 10, तो अब एनर्जी हो गई 30। तो चेंज जो आया वो कितना आया इनिशियल से फाइनल का? 10, जो कि गिवन एनर्जी है। तो ये Q जो था ये गिवन एनर्जी है, तो गिवन एनर्जी को मैं बोल सकता हूं क्या कि ये चेंज इन एनर्जी है? बोल बेटा लोग, दिक्कत लगे बोलेगा, ये गिवन एनर्जी चेंज इन एनर्जी है कि नहीं है? ये गिवन एनर्जी को ही मैं चेंज इन एनर्जी बोल सकता हूं ना? बोलो ना, समझ में आ रही बात? तो यहाँ Q अगर जीरो हो गया तो बताइए कि वर्क डन अगर मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस में निकालना हो बेटा लोग तो क्या होगा? तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन क्या होगा? क्या मैं लिखूंगा इसको दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू? क्यों लिखा? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू होगी जीरो, हीट एनर्जी का तो सप्लाई ही नहीं होगा, हीट एनर्जी का चेंज तो जीरो होगा। समझ में आ रही बात? तो हीट एनर्जी की सप्लाई अगर जीरो करते हो आप तो W एडियाबेटिक डेल्टा यू होगा। बेटा एकदम गौर से देखिए, ध्यान से समझिए इसको। अब यहां से मैं चीजों को बदलूंगा और मैं इसको लेके जाने वाला हूं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल फॉर बोथ द प्रोसेसेस। देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस ही है जिसपे आपने वहां भी पढ़ा। W इरिवर्सिबल क्या था? आइसोथर्मल के लिए। तेरे से पूछ रहा हूं भाई, हाँ बता ना, शर्मा क्यों रहा है? W इरिवर्सिबल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत रहेगा। बोलो भाई, प्रवचन सुनने आते हो? W इरिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा। बैठ जाइए, नाम क्या आपका? बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बताओ W रिवर्सिबल। तुम बार बार, तुमसे मैं 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं, तुम हर बार यही आंसर देते, मतलब ये एक्सक्यूज देते हो। तुम पिछली क्लास में तो बताया भी नहीं है, तो बहुत पहले की बात है, 1 हफ्ते से गायब। आप बताइए W रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन कितना है? एनआरटी भी है बेटा उसमें, माइनस में 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अच्छा, जो वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल उसको मैं पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकता हूं, होगा ना? तो ये कंटेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो वर्क डन इरिवर्सिबल का मैंने बोला था आपको माइनस पी डेल्टा बी, जहां पी एक्सटर्नल है, ठीक है। और वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला ये आया लॉग वाला, माइनस में 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल।
तो आपने देखा बेटा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में भी जब मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल करता हूं तो वर्क का फॉर्मूला बदल गया, तो यहां भी मैं बदलने वाला हूं, ध्यान देंगे इसको। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो डब्ल्यू एडियाबेटिक है वो डेल्टा यू होगा। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, हालांकि छोटा सा चेंज है, लेकिन उस चेंज को हम कंसीडर करेंगे। इस डब्ल्यू एडियाबेटिक को मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं। देखो डब्ल्यू एडियाबेटिक डेल्टा यू ही होगा, जैसे डब्ल्यू पी डेल्टा बी से ही निकाला था आपने -2.303 एनआरटी लॉग बी फाइनल बाई बी इनिशियल, आप याद करो तो पी डीवी से ही तो निकाला था बेटा, पी को किया था हमने एनआरटी बाई बी, याद आ रहा है कैलकुलेशन उसका। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, हमने लिया था डी डब्ल्यू इजकल टू पी डी वी, याद करो P के जगह लिखा था nRT बाई V, तो dB बाई V का इंटीग्रेशन हो गया था, वही नेचुरल लॉग V आया था। लिख के बताऊं क्या, समझ में आ रही है ना बातें। अब देखो तो यहां भी W एडियाबेटिक डेल्टा U से ही निकालने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस में अलग अलग करने वाला हूं। एक मैं ले रहा हूं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कौन सा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, और एक मैं ले रहा हूं एडियाबेटिक। वर्क डन के दो कैलकुलेशन जो आपने किए हैं वो दो कैलकुलेशन कौन से थे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। अब हम लेने वाले हैं एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक। तो देखो बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी परेशान नहीं करता आपको, परेशान कौन करता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाले में ही लॉग आया था ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस आपको ज्यादा परेशान करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को ही थोड़ा फोकस्ड होके पढ़ना है आपको। देखिए इस रिवर्सिबल प्रोसेस में मुझे W क्या दिख रहा है, दिस इज डेल्टा U। तो इस डेल्टा U को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं NCV डेल्टा T। कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा, लिख सकते हैं, ठीक है। NCV डेल्टा T को अगर मैं यहां इसको R से डिवाइड करूं, R बाई R से, ठीक है, मैं करने क्या जा रहा हूं वो देखो जरा। मैं इस इक्वेशन को R बाई R से डिवाइड कर वो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। इसको मैंने क्या किया, R बाई R से मल्टीप्लाई किया, अपनी मर्जी से किया ताकि ये इक्वेशन पे कोई चेंजेस ना आए, मतलब बदल तो सकते नहीं है तो इसको एज इट इज रखते हैं, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, बेटा ध्यान देना, दिक्कत लगे पूछना मेरे से, NR डेल्टा T अपॉन R अपॉन CV, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, चेक करो, दिक्कत लगे तो मुझे बताओ। बायो वाले बच्चों दिक्कत, देखो CV अपॉन में तो ये ऊपर चला गया तो यही वाली वैल्यू आ गई ना, NCV डेल्टा टी आर, मतलब इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, एक पेज में डिराइव करते हैं, मैं इसको 3 लाइन में बताता हूं, और इसीलिए अपनी मर्जी से मैंने R बाई R से मल्टीप्लाई कर लिया, 2-3 लाइन में इसका यहीं पे आ जाएगा इसका वर्क डन। तो ये आ गया NR डेल्टा टी अपॉन R अपॉन CV। अच्छा R को क्या लिख सकता है, CP माइनस CV, R को लिख सकता है CP माइनस CV, और CP बाई CV क्या होता है, गामा। चल एक लाइन बढ़ा लेता हूं, कंफ्यूज मत हो, NR अपॉन CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV, और इनटू में यहीं पर लिख देता हूं डेल्टा टी, इरिवर्सिबल थोड़ा इधर बढ़ा लेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं, चेक करिए। इस R को मैंने लिख दिया CP माइनस CV, चेक करिएगा बेटा। तो ऊपर वाली चीजें NR डेल्टा टी तो एज इट इज लिख दी मैंने, ये जो R है R को लिखा मैंने CP माइनस CV, पहले लिखो मत, पहले समझो, R को लिखा मैंने CP माइनस CV, तो CP माइनस CV अपॉन CV है, तो CP बाई CV माइनस CV बाई CV हो जाएगा कि नहीं, लिख लिया, समझ में आई बात, नहीं समझे, अरे बेटे R बाई CV को सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं, तो R बाई CV के जगह मैं लिख सकता हूं CP माइनस CV, और अपॉन में CV तो है ही यहां, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं नहीं ऐसे लिख सकता हूं CP बाई CV और माइनस में CV बाई CV, बोल, तो यही तो लिख दिया डायरेक्ट, क्या कष्ट है, बढ़े आगे। तो CP बाई CV क्या हो जाएगा, गामा, और CP बाई CV 1, आ गया ना ये कैलकुलेशन, NR अपॉन गामा माइनस 1 इंटू में, दिस इज द वर्क। अच्छा रो मत बेटा, अभी उठक बैठक कर, रोना नहीं, रोना नहीं, अभी उठक बैठक करके लिख लीजिए, इसके बाद मैं नीचे नहीं लिखूं, ठीक है, रोइए मत।
इरिवर्सिबल वाला पार्ट ना है बेटा, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। इरिवर्सिबल, अच्छा इसको भी इधर ही लिखना पड़े, इसको 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 मिटा दो बेटा, इसको ये अलग कोने पे लिख लेना आप, ताकि वो उसकी जगह समझ पाओ कि आप R/CV की जगह ये कैसे लिख दिया, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। एक तो हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी बात करेंगे आप इरिवर्सिबल की। तो इरिवर्सिबल इस साइड लिख देता हूं। सेकेंड हम ले लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन, बेटा लो यहां कैलकुलेशन यहीं तक छोड़ देना, एक पॉइंट का है। वर्क डन इन इरिवर्सिबल क्या होगा, डेल्टा यू होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं NCV डेल्टा टी। डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन NCV डेल्टा टी से कर लेनी है जब मैं इरिवर्सिबल वर्क डन की बात करूंगा एडियाबेटिक की। और रिवर्सिबल के लिए जब बात होगी तब हम लेके आएंगे NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ये तो बात करी हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन की। अब आगे देखिए आप, इस एडियाबेटिक प्रोसेस में आगे फर्दर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिख लिया आपने। इस एडियाबेटिक प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है बेटा, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहां से आया ये चीज डिराइव कर लेंगे बाद में, क्योंकि डेरिवेशन हमारे केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। जैसे आप जानते हो ना, आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर दिक्कत आएगी, जिसको अलग से समझना होगा, तो PV गामा कांस्टेंट का इक्वेशन ले लेगा, मेरे से अलग से डिराइव करा लेगा क्लास के बाद। अभी आप सीधे सीधे देखेंगे कि आइसोथर्मल बोल रहा हूं, सॉरी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV गामा कितना होता है जी बेटा, कांस्टेंट। एक बात और सुनो, आइसोथर्मल के लिए ये P और V का रिलेशन क्या था बेटे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल में आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म कौन है, टेम्परेचर है। यहां पर जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कुछ भी नहीं है, तो यहां कांस्टेंट में के ले लेता हूं, कुछ भी है एक टर्म, तो यहां तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों बदलता है। तो अगर ये रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस का आया PV गामा कांस्टेंट, और मैं आपसे बोलूं, देखो गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, है ना बेटा। नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है, R भी फिक्स है, ये P और V का रिलेशन है। अगर मैं बोलूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आप V और T का रिलेशन निकालो, और अगर मैं बोलूं कि इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप P और T का रिलेशन निकालो, तो कैसे करोगे। अब वो चीज सुनो बेटे, अब वही चीज बताने जा रहा हूं, उसको सुनो कि यहां पर प्रोसेस PV गामा कांस्टेंट है, तो P के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं, nRT/V। बोलो, इस P के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं nRT/V, और इनटू में V द पावर गामा। कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना। अब देखिए बेटा लोग, T तो T है, वेरिएबल है, यहां R गैस कांस्टेंट है, ये फिक्स होगा, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये भी किसी कंटेनर को आप स्टडी करो तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो उसका फिक्स ही होगा। 5 मोल लेकर रिएक्शन करे, 2 मोल लेकर रिएक्शन करे, कोई प्रोसेस करें, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड R, ये दोनों के दोनों पार्ट फिक्स हैं। बोलिए, तो फिक्स का मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय NR करूंगा तो अनदर कांस्टेंट मिलेगा। अरे बोल बेटा लोग, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, T तो T है, V द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट में लिख सकता हूं। तो ये एक और रिलेशन आ गया मेरे पास, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है, दिस कांस्टेंट अपॉन NR। N भी फिक्स, R भी फिक्स, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने लिख दिया TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक और एडियाबेटिक का रिलेशन आ गया आपके पास, ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन था, अब ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर वॉल्यूम का। अगर मैं बोलूं बेटा टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन, ये रिलेशन ले लिया हमने, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन पहले ले चुके थे, ये दोनों रिलेशन हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन लो। कैन यू, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन का मतलब वॉल्यूम को भगा दूं मैं यहां से, बोल बेटा। तो बस जैसे इसी में निकालो, यहां कैलकुलेट करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहीं से कैलकुलेट कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा।
पीवी गामा कांस्टेंट, तो जैसे पी के जगह मैंने लिख दिया था nRT by V, कैन यू राइट एट द प्लेस ऑफ दिस V nRT by P? बोल बेटे, तो इस V के जगह nRT by P रख, निकाल वैल्यू क्या आता है, P और T का रिलेशन क्या आता है, जल्दी कर, ये काम तुम्हें करना है, इतना कॉपी करने के बाद जल्दी हो जाएगा ना बेटा लोग, ठीक है, ये पहले कॉपी करो फिर उसको करो, पावर है, हाँ, और गामा क्या है, एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू अभी देख रहा है, पढ़ता नहीं है घर जाए, 1.67, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.4, 6 कैसे किसने बोला, अरे 1.6 मोनोएटॉमिक, डायटोमिक के लिए 1.4, ये वैल्यू एकदम ध्यान में रहना चाहिए, और कम से कम ये मोनो और डाई तो होना चाहिए, इसी ट्राई की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ट्राई की वैल्यू गामा 1.3, या तो वो भी रहेगा, जल्दी निकालो क्या आया, पी और टी का रिलेशन क्या आया, गामा, हाँ जी, P1 माइनस गामा इंटू टी गामा, टी द पावर गामा आएगा, चेक करो देखो, टी का पावर भी तो गामा होगा बेटा, यहां देखिए इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, पी तो पी है, अब नीचे लिखना ही पड़ेगा बेटा, देखो यहां समझो, जिसको दिक्कत लगे, हाँ, V है, वो V के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, nRT by P, nRT by P का पावर क्या, गामा, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए लिया या कांस्टेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा बेटा, अब यहां से सीधे डायरेक्ट करो ना आप, P का पावर 1 है, और नीचे यहां P का पावर गामा होगा, तो ये नहीं ऐसे पूरा लिख लेता हूं, तो चलो P द पावर 1 माइनस गामा लिख दूं तो आपको कोई कष्ट, अच्छा यहां देख, यहां हो गया n द पावर गामा, r द पावर गामा और t द पावर गामा, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बेटा ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही है, गामा भी तो किसी कंटेंट के लिए कांस्टेंट ही होता है, तो इसको मैं इधर भेज दूं तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, p द पावर 1 माइनस गामा इंटू t द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये p और t का रिलेशन आ गया, ये क्लियर ना हो तो बोलो मेरे से, यही मैं बोल रहा था कि आप कैलकुलेट करो, तो ये pv का रिलेशन, ये tv का रिलेशन और ये pt का रिलेशन, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये पूरी बात मैं कर रहा हूं किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदलेगा लेकिन हीट एनर्जी का चेंज नहीं बदलेगा, ये बात समझ में आई बेटा लोग, कहीं किसी को कोई दिक्कत इसमें, बोलिए, चलिए आगे बढ़ते, बढ़े आगे, क्या, हाँ, और बाद में बोलेगा सर आपने तो लिखवाया इसको, कोई रिवर्स, अरे ये इरिवर्सिबल में नहीं है बेटे, ये अलग से पूरा एडियाबेटिक है, अरे ये ब्लू बॉक्स में जो बना रहा हूं ये मत सोचना इरिवर्सिबल में चल रहा है, समझ रहे हैं ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, कंप्लीटली फॉर एडियाबेटिक, काहे का इरिवर्सिबल के लिए प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होगा, रिवर्सिबल के लिए नहीं होगा, वो जरा देखो, इस वर्क का कैलकुलेशन नंबर 1, अगर मैं बोलूं, और ये करना आपको है बेटे, अगर मैं बोलूं आपको कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए बताओ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिख लोगे, लिखो इसका कैलकुलेशन, सेकेंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल लिख लोगे, थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, लिख लोगे,
फोर्थ और फिफ्थ भी बना लो आप, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। जल्दी से बेटा, फोर्थ में बोल रहा हूं एडियाबेटिक रिवर्सिबल, बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड फिफ्थ में बोल रहा हूं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे, फटाफट बता दो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का कितना था? माइनस में 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई, अच्छा इसको मैं पी इनिशियल बाई पी फाइनल भी लिख सकता हूं, ठीक है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल माइनस पी डेल्टा वी, आइसोकोरिक डेल्टा वी जीरो हो गया तो पी डेल्टा वी वर्क होता है तो वर्क भी जीरो। एडियाबेटिक रिवर्सिबल अभी बताया, एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस में। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एनसीबी डेल्टा टी, एनसीबी डेल्टा टी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा डेल्टा यू भी 0 होता है और डेल्टा एच भी 0 होता है। कारण क्या है इसका? सुनो, आपको पता है कि डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है? एनसीबी डेल्टा टी। तो इफ आई एम टेकिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई? तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा यू भी 0 हो गया? बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू 0, तो आप ये मत बोलो कि डेल्टा एच जो है वो एनसीपी डेल्टा टी है। वैसे भी बोल सकते हो कि एनसीपी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच की वैल्यू 0। लेकिन वैल्यू ये है कि डेल्टा एच जो है वो क्या होता है? क्या मैं लिखता हूं डेल्टा यू माइनस में डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी? बोलिए। और पी डेल्टा वी के जगह तुम क्या लिख सकते हो? एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो। अब देखो, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस करूं तो डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा टी भी 0 है। बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया तुमने। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, कितना बढ़िया कैलकुलेशन, किसी से नहीं होता, तूने किया। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा, बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, वहां से भी तो आ जाएगा। तो बेटा जब मैं 0 बोल रहा हूं तो हर एक कैलकुलेशन में 0 आना चाहिए, वहां से भी तो आएगा। इफ यू आर टेकिंग एनसीपी डेल्टा टी तो डेल्टा टी 0, तो वहां टी 0 हुआ तो कैलकुलेशन 0 हो गई, जैसे डेल्टा यू का निकाला। लेकिन डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूले से भी 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है बेटा कि अगर कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों की वैल्यू 0। जैसे मैंने बोल दिया था ना कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो सीधे बोलेगा कि वर्क डन 0, वैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू भी 0, डेल्टा एच भी 0। ठीक, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, बढ़े आगे। अच्छा लिख लो ना, मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन तो कॉपी ही करना है आपको। ये एक ग्राफ ले रहा हूं मैं, P वर्सेस T ग्राफ। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। पेज छोड़ रहा है, किसके लिए पेज छोड़ रहा है? किस बात के लिए पेज छोड़ रहा है?
नहीं, तू बोल भी नहीं सकता है, तू चुप रह, शांत रह। पॉइंट ए पॉइंट बी, तो शैतानी बहुत ज्यादा करता है तू लोग। चुप रहा, फिर बोल रहा है मैंने कब बोला, फिर बोल रहा है पीछे। ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ये कंडीशन है। और सुनो बच्चा, रुको, ए का यहां टेम्परेचर दे रखा है जी बेटा 300 केल्विन, ये केल्विन में है। टेम्परेचर किस में ले रहा हूं मैं, और ये बी का टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। क्या हो गया इसको, 500 केल्विन। प्रेशर यहां पे, यहां पर है प्रेशर 180 है, और यहां पर प्रेशर है 1.580 है। दिख रहा है ना 1.5, मान के चल 1.5 है, दिख 1.5 है। ग्रिपिंग नहीं आ रही है मेरी इसमें ना अभी, देखो। यहां पर प्रेशर है कितना, 1.5, ये एटीएम में है बेटा, प्रेशर एटीएम में है, यहां 1 है, यहां 300, 500। एबीसी एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता हुआ 2 मोल आइडियल गैस का, लिखो 2 moles ऑफ अ गैस इज फॉलोइंग द प्रोसेस एबीसीए। अच्छा ध्यान रखना ये पीटी ग्राफ है बेटा, दिस इज पीटी ग्राफ। 2 moles of an ideal gas follows the process, 2 moles of मोनोएटॉमिक गैस कर दो, वहां आइडियल हटा दो। 2 moles of a monoatomic gas, 2 moles of a monoatomic gas follows the process ABCA। ABCA बोले तो साइक्लिक प्रोसेस है। follows the process ABCA as shown in diagram, find out ये पैसा कर, ये 1.5 है ना बेटा, इसको 500 ना लेके ना, इसको आप ले लेना 450, इस 500 को ले लेना। इसीलिए ठीक नहीं लिखा गया क्योंकि ये गलत कैलकुलेशन पे चला जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसको 450 लीजिएगा, ठीक है, 300 से ले लीजिएगा 450, एज शोन इन डायग्राम। लिख लिया, इसके बाद लिखो ए पार्ट, सीधे एबीसीडी करके लिखो। ए पार्ट, प्लॉट इट्स पीवी कर्व, प्लॉट इट्स पीवी कर्व, मतलब ये पीटी कर्व है ना, प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, आपको इसका प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाना है। प्लॉट इट्स पीवी कर्व। बी पार्ट, प्लॉट इट्स वीटी कर्व, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ भी बनाना है आपको इसका। वीटी लिखो तो वी डैश टी लिखो, सीधे वीटी नहीं। प्लॉट इट्स वीटी कर्व, इसका वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ भी बनाओ। जैसे कर्व जब भी लिखते हैं ना, जैसे ये पीटी ग्राफ है तो हम इसको लिखेंगे पी डैश टी ग्राफ, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, सीधे पीटी नहीं लिखते या पी कॉमा टी नहीं लिखते, ठीक है। ये पीटी ग्राफ है, वैसे ही हो जाएगा। आपको प्लॉट करना है इसका पीवी ग्राफ और प्लॉट करना है आपको वीटी ग्राफ, ये दोनों ग्राफ बनाने हैं। कितने पार्ट हुए उसमें, 2 पार्ट हुए ना, तीसरा पार्ट लिखो। फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग ईच स्टेप, फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग ईच स्टेप, find work done during each step and during the complete process. Find work done during each step and during the complete process. During the complete process. Next part question का 3rd point हुआ। 4th point, find delta U during each step. फाइंड डेल्टा यू, डेल्टा यू तो समझ गया ना, फाइंड डेल्टा यू ड्यूरिंग ईच स्टेप। एंड नेक्स्ट है फाइंड डेल्टा एच ड्यूरिंग ईच स्टेप।
फाइंड डेल्टा एच ड्यूरिंग ईच स्टेप। बस बहुत है, जल्दी करो, कराओ जल्दी जल्दी। शर्म वर्म नहीं आती है तुम लोगों को ना? समझ में नहीं आता है तुम लोगों को कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए। मास्क लगा लिया तो मुझे नहीं पता है कि कौन बोल रहा है। मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ उस चीज को कि हाँ चलो चलो हटाओ। ये गलत है ना बेटा, ये इस तरीके से बोलना। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करो, तो उठा के भगा दूं यहाँ से तो फिर पता चलेगा, ठीक लगेगा आपको। कुछ पनिशमेंट दे दी जाए क्लास में बिठा के, तो इस चीज से बचिए ना, ये चीज गलत है भाई। उम्र है आप लोगों की मस्ती करने की, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन पढ़ने की उम्र भी यही है आपकी। आप खूब खेलिए, मस्ती करिए, लेकिन पढ़ना भी तो इसी में है बेटा। काम क्या है आप लोगों का? जब पढ़ने बैठे हैं तो पढ़े ना। बोलिए बेटा। बताइए बताइए, आंसर कैसे निकालेंगे आप, पहले ये बताइए। सुनिए, मैं थोड़ा हिंट देता हूं। ये तुम्हारा पीटी कर्व है, आप इसको पीवी कर्व में कैसे, अच्छा सुनो, क्या पीटी कर्व से मैं डायरेक्ट वर्क निकाल सकता हूं क्या? अगर पीवी कर्व होगा तो आसान हो जाएगा कि नहीं वर्क निकालना हमारे लिए? पूरे सिस्टम का, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क मैं निकाल लूंगा एरिया अंडर द कर्व करके। जो भी ग्राफ आएगा उसका एरिया निकाल लूंगा, हो जाएगा काम हमारा। होगा नहीं होगा? तो पहले तो जो क्वेश्चन दिया वो उसके अकॉर्डिंग चले मुझे। अच्छा, उसके लिए कभी भी किसी एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट में बदलना हो ना बेटा, तो आप एक चीज का खास ध्यान रखिए कि आप इस चीज को जरूर देखिए कि हर एक स्टेप में वो प्रोसेस कैसा है। जैसे मैं ए से बी की बात करूं तो किस तरीके का प्रोसेस तुमको दिख रहा है? ये क्वेश्चन तो सबने कॉपी कर लिया है ना? क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया है। मैं थोड़ा इसी पे कारीगरी करता हूं। ए से बी में कैसा प्रोसेस दिख रहा है? बिल्कुल सही, ये आइसोबैरिक है। मतलब जब भी मैं पीवी कर्व बनाऊंगा तो ये वाला ग्राफ पी के पैरेलल परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा, अब बीसी को बताओ कैसा है? ये आइसोथर्मल है, एकदम बिल्कुल सही। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल। अच्छा, अब सीए की बात करूं तो कैसा है? ऐसे नहीं बोल सकते आपकी एडियाबेटिक है। यहां पर प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वॉल्यूम सेम हो। नहीं समझे? तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पहले आप वॉल्यूम निकालिए। नहीं समझे आप? वॉल्यूम एट सी निकालिए, वॉल्यूम एट ए निकालिए। अगर ये दोनों वॉल्यूम सेम आता है तो आइसोकोरिक है। नहीं समझे? और अगर ये वॉल्यूम डिफरेंट आता है तब मैं बोलूंगा कि एडियाबेटिक है। क्लियर हो रही है बातें? तो अगर मैं वॉल्यूम एट सी निकालूं तो कितना होगा बेटा? क्या मैं इसको nRT/P ले सकता हूं? ओए क्या हुआ हीरो? ठीक से बैठ जरा, बिना सपोर्ट के। सपोर्ट लेके तू किसी और दुनिया में जा रहा है, हैं? सो रहा था क्या अभी? नहीं। वॉल्यूम एट सी निकाल रहा हूं बेटा, सुनो। तो वॉल्यूम एट सी थोड़ा देखिएगा तो समझिएगा। इसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, आपके बोर्ड लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, जो आपका एनसीईआरटी बुक है, और आपको अलग अलग एंट्रेंस लेवल पे भी। इसलिए देखिए, वॉल्यूम एट सी निकालूं तो क्या होगा? क्या मैं लिख सकता हूं nRT/P? बोलो बेटा लोग। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दे रखा है आपको। आर की वैल्यू कितनी रखोगे? प्रेशर एटीएम में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो वॉल्यूम लीटर में निकालना हो अगर मुझे, तो मैं आर की वैल्यू क्या रखूंगा? 0.0821। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया, आर की वैल्यू आ गई, टेम्परेचर मुझे दे रखा है सी पॉइंट का 450 और प्रेशर दे रखा है 1.5, वैल्यू रख के वीसी निकल जाएगा। बोलना बेटा लोग। वैसे ही क्या मैं वी ए निकालूंगा? अगर वीसी और वीए बराबर हो गए तो मैं बोलूंगा कि कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक। जैसे इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, देखो, अरे इसकी बात करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 2, आर में आर ही रहने देता हूं, टेम्परेचर कितना है जी 450 और ये कितना 1.5, तो 1.5 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 450 आएगा, 450 अपॉन 1.5 डिवाइड करोगे तो 300 आएगा, मतलब ये वैल्यू हो गई 600 आर। मैं सीधे लिख रहा हूं इसको 600 आर। इसकी वैल्यू देखो, वॉल्यूम एट ए, देखो चेक करो, वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट ए नंबर ऑफ मोल्स 2, आर तो आर है, टेम्परेचर कितना है 300 और प्रेशर कितना है 1, तो कितना हो गया ये, तो ये भी 600 आर और वो भी 600 आर, क्या मतलब है, कैसे बोल सकते हो एडियाबेटिक है जब दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है, इसीलिए तो इसको 500 से बदल के 450 किया था मैंने, अगर 500 होता तो एडियाबेटिक होता, समझ रहे हैं, तो 450 हो गया, मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोकोरिक। अब ये तीनों प्रोसेस तुमको दिख रहा है बेटा, एक आइसोकोरिक, एक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक। अब इसको मर्ज करके तुम पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ऐसे ग्राफ बनाओ। तो अगर मान लो मैं इसका पीवी ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा लोग, एक मैं बताता हूं, अगला आप करना। अगर मान लो मैं इसका पीवी ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो पहले तो ए से ही स्टार्ट करोगे, ए बी कैसा, ए बी कैसा आइसोबैरिक, तो ए बी आइसोबैरिक, तो ए बी के लिए तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि ए ये पॉइंट होगा कि ये पॉइंट होगा, तो बेटा देखो प्रेशर तो ठीक है बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है ए से बी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दूं तो कौन सा प्रोसेस, चार्ल्स लॉ होगा, टेम्परेचर फिक्स करूं, टेम्परेचर नहीं ना, प्रेशर फिक्स करूं, प्रेशर फिक्स करूं तो चार्ल्स लॉ है, रिलेशन क्या था उसका, V प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर मान लो मैं प्रेशर फिक्स कर रहा हूं तो A से B पे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, तो A से B पे ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यहां भी मैंने प्रेशर फिक्स किया तो A से B पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब A पॉइंट ये होगा और B पॉइंट ये होगा, ये तो क्लियर हुआ, होगा कि नहीं होगा बोलो, ये क्लियर हो रही है बातें कि नहीं। अब ए भी तो ये होगा, ये कंफर्म है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब बी से सी की बात को देखो, बी से सी में प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, बी से सी में प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, और बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आप बताइए, यहां देखिए समझिए, प्रेशर वॉल्यूम कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्या, तो ये भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो बी से जो सी बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अच्छा ओए क्या कर डरा रहा है तू, तो बी से सी क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। अच्छा सी से ए आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब कि वॉल्यूम के जस्ट, मैं अभी बीसी को नहीं प्लॉट कर रहा हूं, सोचने वाली बात है समझो, सी से ए को देखूं तो आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब हुआ कि सी से ए का लाइन कुछ ऐसा होगा, हाँ ये वाला पॉइंट ए है, मुझे सोचना है कि सी ये होगा कि सी ये होगा, ये सोचेंगे, अभी सोच रहे हैं उसी चीज को। आइसोकोरिक प्रोसेस तो यही होगा ना, सी ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, आपको ऑन होगा चेक करते हैं। तो यहां देखो, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, बी से सी अगर हम जा रहे हैं बेटा तो आइसोथर्मल तो है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है क्या, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो मुझे बी से सी ऊपर ही जाना पड़ेगा प्रेशर को बढ़ाने के लिए, बोलिए ऊपर होगा, ये नीचे वाली लाइन नहीं होगी। मतलब ये बी से सी वाला ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ होगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ रहे हैं आप। तो इसका जो अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं ये पूरा मिटेगा, अगर मैं इसका पीवी कर्व बनाऊं तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा लोग, और ये लाइन में बना दूं इसका, तो ये लाइन A to B, B to C एंड C to A। बताओ ये पीवी कर्व ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि
ये वाला कर्व आइसोथर्मल था, तो आइसोथर्मल के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जानते हो आप। तो बी टू सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए टू बी आइसोबैरिक, सी टू ए आइसोकोरिक। ठीक है, वो वैल्यू जो आया था उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख लेंगे। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है 1, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है जी 1, और सी पॉइंट पे प्रेशर है 1.5, ये वाला पॉइंट है 1.5। वॉल्यूम एट ए आपने निकाला है, वॉल्यूम एट बी आपने निकाला है, रख दो उस वैल्यू को। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? क्लियर है बेटे? सॉल्व करो इसको। यहां पीवी कर्व ऐसा है, पीवी कर्व तो समझ में आ रहा है। अगर इसी का, ये पीटी कर्व था, पीवी कर्व है, अब इसी का मैं बनाने क्या जा रहा हूं वीटी। तो बेटा सीधे सीधे सुनो, सीधे सीधे ए टू बी कैसा प्रोसेस, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक प्रोसेस वीटी कर्व क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू T होता है जी। अगर मैं कांस्टेंट P लूं तो कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ नाम की चीज सुनी है? तो V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। VT का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या स्ट्रेट लाइन? यस। अब कैसा है स्ट्रेट लाइन, ये देखो, अब यहां देखो, चेक करो, A से B में टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो A से B का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने यहां ऐसा ट्रायंगल बनाया था, वो गड़बड़ किया था कुछ? A टू B, सोच लो इसको, सोचो। प्रेशर नाम की चीज तो हमको देखनी नहीं है, हमको क्या देखना है, टेम्परेचर। A से B में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ाऊंगा। लेकिन ये ग्राफ हमारा आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx पे है ना, तो ए भी ऐसा होगा। और बढ़ने वाली बात कर रहा है, इसलिए ए पॉइंट ये होगा तो बी पॉइंट ये होगा। अब सी की सोचेंगे कि सी उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है सोचते हैं। ए टू बी हो गया, ये समझ गए। अब बी टू सी सोचो, क्या है आइसोथर्मल का मतलब क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसके परपेंडिकुलर हो ग्राफ होगा, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। सोचेंगे बाद में कौन सा होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये तो बात हो गई बी टू। अब सी टू ए सोच लो ना, तो अपने आप क्लियर हो जाए। सी टू ए क्या है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये ऊपर जाएगा तो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट करके साइक्लिक बना पाओगे, तो नीचे ही आना है ना। तो बी ये है, तो सी पॉइंट इसके नीचे आएगा जी, ये सी पॉइंट होगा। और आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा, सी से ए, मतलब ये सी से ए जाएगा इधर। वो ट्रायंगल छोड़ के बाकी सब चीजें काट दो यहां से, ये तो पूरा हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, अरे ए टू बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ये ग्राफ का मोड ऐसा ही, ये भी एग्जैक्टली ट्रायंगल है इसी के तरीके, ऐसा ही आया ना, बस नेमिंग पोजीशन बदल गई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। एरो भी उल्टा हो जाएगा ना, नहीं ठीक तो है, एरो तो ऐसे ही ठीक। क्लियर है? अच्छा अब बताओ बेटा, अब यहां थोड़ा सा सुरुकना है, रुकिए। हर बार ना ग्राफ में हम क्या करते हैं कि अगर पीवी ग्राफ होता है तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के हम पीवी ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, वर्क आ जाएगा। लेकिन क्या यहां पर आप उस तरीके से वर्क निकाल सकते हैं पीवी ग्राफ का एरिया लेके? सोचो, गड़बड़ हो जाएगी बात। क्यों बात गड़बड़ हो जाएगी, उसका भी रीजन दिख रहा है कि यहां पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पार्ट है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में भी कैसा आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? प्रेशर फिक्स है कि बदल रहा है, चेक कर, प्रेशर बदल रहा है। तो प्रेशर बदल रहा है तो कैसा प्रोसेस, रिवर्सिबल। ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, है क्या जी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। एबी का प्रोसेस कैसा, आइसोबैरिक। एबी प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर फिक्स हो गया, वॉल्यूम बदल रहा है, जो आ रहा है लिख लो। और यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा जी बेटे, 0।
तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक का मतलब ये मैं बोल सकता हूं इसको रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कांस्टेंट प्रेशर हो गया, तो पी डेल्टा वी से ये निकालिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला वहां लगाइए, दोनों वैल्यूज निकालिए। यहां तो वर्क 0 है, तीनों का वर्क जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, टोटल वर्क डन। समझ में आई बात की नहीं आई? निकालिए, वर्क डन निकालिए सबका, जल्दी करिए। मैंने हर एक स्टेप का वर्क निकाला है बेटा। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं ना कि ए से बी, तो ए से बी आइसोबैरिक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है वर्क वो माइनस पी डेल्टा वी लिखते हैं, पी एक्सटर्नल, ये कांस्टेंट प्रेशर ही तो है। और बी से सी आइसोथर्मल है, प्रेशर बदल रहा है, इसलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस में 2.303 एनआरटी लॉग बी फाइनल बाय वी इनिशियल। समझ रहे हैं? और सी से ए क्या है? आइसोकोरिक है, इसलिए वॉल्यूम 0, वर्क डन 0। ये वर्क की बात कर रहा हूं कि वर्क डन इसका 0 हो गया। ठीक है, तीनों स्टेप का अलग अलग वर्क निकालो, तीनों को प्लस कर दो तो टोटल साइकिल का वर्क आ जाएगा। अरे इसी का तो बनाए हो तुम, तो फॉर्मूला जो इसका निकालोगे वो कितना आएगा? W माइनस में 2.303 nRT लॉग में V फाइनल बाई V इनिशियल आएगा ना। तो V फाइनल V इनिशियल तो पता है जी, B और C का है, और n नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे रखा है 2 मोल है, R का वैल्यू पता है, T टेम्परेचर, आइसोबैरिक आइसोथर्मल प्रोसेस है, 450 केल्विन है। अरे यही BC, तो ये BC है बेटा, कितना टेम्परेचर है? 450 केल्विन। उठा के रख वैल्यूज, तो निकाल वो W रिवर्सिबल आइसोथर्मल। थोड़ा थिंक करो ना, आराम से हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आ रही है? करिए, जल्दी करिए। और यहां तो फिक्स वैल्यू है माइनस पी डेल्टा वी, पी की जगह हो गया 180 m, और डेल्टा वी निकाल लो यहां से। अब ये तुम गलत कर रहे हो ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 101.3 क्यों? जूल में बदलने के लिए 101.3 कैलोरी हो गया ना, कैलोरी को जूल में बदल, यही रिलेशन तो गड़बड़ है। 1 कैलोरी में, हाँ 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है ना। अरे 1 ATM लीटर अगर होगा तो ये होता है 101.3 जूल। नहीं समझा? जब तू R की वैल्यू बेटा यहां पर ले रहा है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलोरी, तो कैलोरी है तो तुम निकालने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ये समझ में आ रही है बातें बेटा? लोग कर सकते हैं ना आप लोग इस तरीके से? बढ़ाएं, आगे चलें। ये तो वर्क डन की बात हो गई। उसके बाद डेल्टा यू है, डेल्टा यू निकालोगे क्या हर एक स्टेप का? निकल जाएगा। और डेल्टा एच वो भी निकाल लीजिएगा, हो जाएगा या बताऊं? ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े आगे, अगले पेज पे चलते। अब इसके बाद लिखिए बेटा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग लिखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा एस। ये पूरी हेडिंग है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस लिमिटेशन ही, इंट्रोडक्शन, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा एस। अब सुन बेटा, समझेगा इसको? हाँ बात कर ले पहले, फिर मैं पढ़ाता हूं। SMALLS और कैपिटल CAPITAL, कैपिटल।
अरे सारे कैपिटल है बेटा, UHSG कैपिटल है। तो डेल्टा एस, अब देख बेटा सुनो, अब एकदम फिक्स हो जाओ, अगले 10-15 मिनट इतना ही पढ़ाने वाला हूं। तो डेल्टा एस की इंट्रोडक्शन है, डेल्टा एस हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बच्चे लोग शांत रहिए। आपने अभी तक, मैंने जैसे बोला था इस चैप्टर में कि आप 4 टॉपिक पढ़ने वाले हो, UHSG। आपने U के बारे में जाना, आपने H के बारे में जाना इन द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाना। अब S की बात करते हैं बेटा। तो S का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? ये इंट्रोडक्शन हुआ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, अब पहले उसको जानिए। इसके लिए आपको 2 चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या आप जानते हो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? नाम सुना है कहीं? सुना है। क्या होता क्या है? ना 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 ना, वो नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसा प्रोसेस, अब सुन लड़का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है बेटा जो अपने आप हो रूम टेम्परेचर पे। जैसे फ्रिज से आइस निकाल के यहां रख दूं, अपने आप मेल्ट करके पानी हो जाएगा इस टेम्परेचर पे। लेकिन पानी रख के मैं सोचता रहूं कि अभी आइस से पानी बनाया था, अब ये पानी आइस बनेगा, तो पानी रख के सोचता रहूं आइस बनेगा, तो क्या बनेगा? नहीं। तो ये प्रोसेस, जो प्रोसेस है, शांत रहो सब, मैं तेज अभी चिल्ला नहीं पा रहा हूं, थोड़ा शांत रहो, कि धीरे भी बोलूं तो काम चल जाए, थोड़ा आराम से सुनो। आइस निकाल के यहां रखा तो आइस मेल्ट होके पानी बन गया बेटा, लिक्विड बन गया। तो ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो अपने आप हो, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो फ्रिज से जो आइस का वाटर बनना हुआ, ये कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? पानी यहां थोड़ा गिरा दूं और छोड़ दूं, अगले दिन आके देखोगे तो वो पानी दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, वो इवोपरेट हो चुका होगा। समझ रहे हैं? इवोपरेशन प्रोसेस हो चुकी होगी। मतलब लिक्विड का गैस बनना, वाटर लिक्विड का वाटर वेपर बनना, कैसा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस, इवोपरेशन प्रोसेस है ना। लेकिन अगर वही चीज मैं यहां पर आइस रख, पानी रख के सोचता रहूं कि कब ये आइस बनेगा, क्या ये होगा? नहीं। तो वो कैसा प्रोसेस हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन बेटा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए आपको एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेम्परेचर और प्रेशर बेस्ड होते हैं। सुनिएगा, सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। यही मैं सियाचिन चला जाऊं, सियाचिन ग्लेशियर, हमारे जवान लोग वहां होते हैं, आर्मी के पर्सन। टेम्परेचर होता है -30, -40, अभी तो -40 तक जाता है वहां सर्दियों में। अब -40 डिग्री टेम्परेचर है जहां पे हमारे आर्मी के पर्सन लोग होते हैं। आप बताओ वहां पे पानी रख के सोचेंगे तो पानी रहेगा क्या? जैसे ही एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे वो बन जाएगा आइस, और आइस को सोचे कि कब पानी बनेगा तो बनेगा, वहां उल्टा हो गया प्रोसेस। वहां पानी का आइस बनना क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। और यहां पानी का आइस बनना उल्टा प्रोसेस हो गया। इसका मतलब मैं किसको स्पॉन्टेनियस बोलूं, किसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलूं? इसका मतलब तो यह है कि हम खुद कंफ्यूज हैं, हम खुद गलत हैं। समझ रहे हैं? लेकिन हम गलत नहीं है बेटा। हम इस चीज को देखें कि कभी भी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम जो कंसीडर करते हैं वो आरटीपी पे कंसीडर करते हैं। ये आरटीपी क्या है? पता है आप लोगों को, ये आरटीपी पे। तो अब बता जरा, अब बता, पानी का आइस बनना स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? मतलब हम अपने घर वाले टेम्परेचर को देखेंगे, हम वो सियाचिन वाले टेम्परेचर को नहीं देखने वाले। आरटीपी पे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो हम इस टेम्परेचर प्रेशर को चेक करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? लास्ट बेंचर्स, क्या हर बार तुम लोगों की वही हाल होती है यार? हर बार परेशान रहते हो सब। तो आइस का वाटर बनना स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब देखिए, यहां से जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखिए पहले।
ये जो इंट्रोडक्शन था इसमें 2 पॉइंट आपको जानने थे। कौन से पॉइंट जानने हैं बेटा? पहले जानना है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लिखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में लिखिए थोड़ा जल्दी से। फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊं डेल्टा एच वाले, और डेल्टा एच की इंट्रोडक्शन हो। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख लिया? लिखो, हेडिंग था वो, लिखो टॉपिक, वो लिखो, इसके पॉइंट्स लिखो। such type of processes which are proceeded itself, such type of processes which are proceeded itself at a particular temperature and pressure, that is RTP, at a particular temperature and pressure, that is room temperature and pressure, at a particular temperature and pressure, that is RTP, room temperature and pressure, is known as a spontaneous process, is known as a spontaneous process। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर बात करूं मैं, जो कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, कोई प्रोसेस जो अपने आप हो रही हो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस तो लिख ही लोगे आप, लिखो खुद से। जो अपने आप न हो आरटीपी पे, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोले। लिख लिया? अब सुनिए बेटा, अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करूं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है। अच्छा, अब एक बात सुनो, जो रिएक्शन अपने आप होगा वो क्यों होगा? वो अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाहेगा क्या? कोई भी रिएक्शन जो अगर अपने आप हो रहा हो, इसका मतलब है कोई भी वर्क हम करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना कि हमें कुछ स्टेबिलिटी आए। आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई पढ़ लिख के कुछ जो पोजीशन हम होल्ड करना चाहते हैं उस पोजीशन पे आ जाए, एक स्टेबल कंटेंट हो जाए, हमारा एक लाइफ स्टेबल हो जाए, इसीलिए ना। तो कोई भी वर्क कोई करता है तो किस लिए करता है जी? स्टेबिलिटी के। रिएक्शन के साथ भी वही बात है, रिएक्शन कोई अलग थोड़ी है इससे। रिएक्शन भी इसलिए प्रोसीड करता है, या कोई प्रोसेस इसलिए प्रोसीड करता है कि उसमें क्या आ जाए बेटा लोग? स्टेबिलिटी। अब समझो, अब रुकोगे यहां पे, कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो तुम लोग परेशान रहोगे, इसलिए लिखोगे नहीं, पहले समझो। अगर मान लो मैं थियोरेटिकली किसी चीज को देखूं बेटा, कोई रिएक्शन चल रही है तो वो लेस स्टेबल से, बेटा समझिएगा, लेस स्टेबल से अगर कोई चीज मोर स्टेबल हो रही हो तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? दिस रिएक्शन विल बी डन और नॉट? कम स्टेबल था उससे ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये रिएक्शन अपने आप होगा कि नहीं? ए लड़का, कहां जा रहे? लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल हो रहा हो तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अपने आप होगा। तो क्या मैं बोलूंगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? अगर ये कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल हो रहा हो तो स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, कम स्टेबल बोल चाहे अनस्टेबल बोल, अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अपने आप वो स्टेबल होना चाहेगा। अब सुनो, केमिस्ट्री का स्लोगन मैं पहले भी बताया है आपको कि हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। कभी सुना है? अभी कितनी बार बताया मैंने आप लोगों को?
स्लोगन ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का स्लोगन है बेटा, ये स्लोगन है केमिस्ट्री का। क्या? हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। एनर्जी हाई होगी तो उसकी स्टेबिलिटी लो होगी। हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी। अब सुन जरा मेरी बात, यहां स्टेबिलिटी कम है तो इसकी एनर्जी, और यहां एनर्जी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी, तो क्या मैं बोलूंगा कि यहां की एनर्जी फैक्टर ज्यादा है भाई और यहां का एनर्जी कम है? अब जरा समझेंगे, रुकेंगे, लिखेंगे नहीं अभी, नहीं तो गड़बड़ होगी बात इसमें। यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, तो आप बताइए बेटा कि इसका डेल्टा एच क्या होगा? बताइए डेल्टा एच। डेल्टा एच यहां चेंज इन एनर्जी होता है। आप बताओ कि ये कोई सिस्टम था जिसने एनर्जी अपनी कम की। एनर्जी कम करने का मतलब एनर्जी क्या किया? एटमॉस्फेयर में लूज किया, तो सिस्टम का एनर्जी घटेगा तो डेल्टा एच माइनस की प्लस, तो डेल्टा एच हो गया जी नेगेटिव। और ये किस प्रोसेस के लिए लिख रहे हो तुम? मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। ये कैसे आया? ये हमारा थ्योरेटिकल बेस है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये कैलकुलेशन आ रही है हमारी, आ रही है ना। लेकिन अब प्रैक्टिकल व्यू देखो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब प्रैक्टिकली देख रहे हैं जी बेटा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं यहां पानी रख दूं, बेटे ध्यान दो, प्रैक्टिकली यहां मैं थोड़ा पानी रख दूं तो 2-4-5 घंटे बाद, 2-4-5 घंटे बाद आप आएंगे तो पानी नहीं दिखेगा आपको। मतलब वाटर लिक्विड क्या बन गया? वाटर, खड़े हो, तुझे बोलो खड़े, बेटर। प्रैक्टिकली अगर देखो तो क्या हुआ? प्रैक्टिकली क्या कंडीशन आ रही है कि अगर मैं वाटर लिक्विड कहीं लिखता हूं बेटा, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इसके साथ? क्या? तो क्या लिख क्या रहा था मैं? अगर मैं वाटर लिक्विड लिखूं, लिक्विड रखूं, तो ये अपने आप वाटर वेपर बन जाएगा बेटा। लिक्विड यहां रख दे तो वो वेपर नहीं बन जाएगा क्या? इस चीज को समझिए। लिक्विड रखेंगे तो इवेपोरेशन प्रोसेस से वेपर बन जाएगा। अब जरा बता कि अगर वाटर लिक्विड वाटर वेपर बन रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? प्लस की माइनस? ये भी नहीं समझ पा रहे अभी तक, पढ़ाना बेकार है मेरा। सिस्टम का एनर्जी बढ़ा कि घटा? सिस्टम कौन है? पानी एक सिस्टम है यहाँ। इसका एनर्जी बढ़ा कि घटा? अगर लिक्विड से वेपर बना रहा है तो घटा। मतलब लिक्विड से वेपर बता रहे हो तुम, एनर्जी घट गई उसकी, बढ़ गई ना, तो डेल्टा एच। और कैसा प्रोसेस बोले थे आप कि लिक्विड से वेपर का बनना? प्रैक्टिकली तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। तो देख बेटा, समझ इसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें समझने में। प्रैक्टिकली स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, ओ सॉरी थियोरेटिकली, और प्रैक्टिकली स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। किसको मानूं मैं अगर मेरे से पूछ दे कि कौन सा रिएक्शन प्रोसेस डेल्टा एच प्लस दे दिया, बताओ स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मैं थ्योरी को भी नहीं छोड़ सकता और प्रैक्टिकल को भी नहीं छोड़ सकता। अब सुनिए मेरी बात, इसका मतलब, सुन तो लो मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये है, फिर फालतू बातें बोल रहे हो सब। इसका मतलब ये है कि ये जो स्पॉन्टेनिटी निकालने का मेथड है, ये कभी डेल्टा एच से नहीं निकाल सकते बेटा। तो डेल्टा एच, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड का भी और इंट्रेंस का भी। इंट्रेंस में भी खूब, मतलब मेडिकल साइड ये पेट क्वेश्चन है कि कुछ वैल्यूज दे देता है और पूछता है कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये पेट क्वेश्चन है, मतलब करीब करीब हर एक साल पूछ देता है क्वेश्चन, तो थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। इसलिए इसको जरा गौर से समझिए।
डेल्टा एच वो वैल्यू है बेटा जिससे मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का तो पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि थियोरेटिकली मेरी वैल्यू कुछ और आ रही है, प्रैक्टिकली ये सीधे उल्टा आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आप लिखें, यही लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ का। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ जो मैंने बोला और इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा एस, वही लिमिटेशन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब हेडिंग डालिए उसमें लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये सारे पार्ट एक साथ हम कर रहे हैं। तो अब हेडिंग डालिए आप लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। एग्जैक्टली, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। बोलूं? इसको अभी मत लिखो, इसको बाद में लिखना। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ लिखिए, डेल्टा एच इज नॉट द डेल्टा एच इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। सोल तो समझता है ना, सिंगल। डेल्टा एच इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई, delta H is not the sole criteria to identify, delta H is not the sole criteria to identify a spontaneity of a process. Delta H is not the sole criteria to identify a spontaneity of the process. प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को पता करने का डेल्टा एच एक क्राइटेरिया नहीं है, सोल क्राइटेरिया नहीं है। मतलब इसके अलावा भी मुझे और चीजें चाहिए। डेल्टा एच से सिंगली हम डेल्टा एच से नहीं निकाल सकते सिंगल तरीके से, ठीक है। सो अ न्यू टर्म डेल्टा एस इज इंट्रोड्यूस्ड। सो अ न्यू टर्म डेल्टा एस इज इंट्रोड्यूस्ड to determine, so a new term delta S is introduced to determine a spontaneity and non-spontaneity of the process or reaction. To determine a spontaneity or non-spontaneity of the process. To determine a spontaneity or non-spontaneity of the process. प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी निकालने का एक तरीका क्या है मेरे पास? डेल्टा एस। डेल्टा एच से नहीं निकाल सकते। अब डेल्टा एच से क्यों नहीं निकाल सकते, ये बातें मैंने यहां बताई है, ये बातें लिख लो। डेल्टा एच इज नॉट सोल क्राइटेरिया, व्हाई सो? दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट।